Good morning, students. Today's chapter is the Indian Constitution, भारत का संविधान, Chapter 1 of Civics. Introduction. The Constitution of India is the largest written constitution in the world. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स बाय विच द गवर्नमेंट रूल्स आर कंट्री. इसके अंदर वो रूल्स होते हैं जिससे कंट्री के अंदर गवर्नमेंट रूल करती है. इट इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. पूरे लैंड का सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ, सबसे बड़ा कानून होता है. इट इज़ कम इन टू फैक्ट ऑन 26 जनवरी 1915 और 26 जनवरी 1950 में से स्टार्ट किया गया था. Our constitution is based on the principles of democracy, socialism, secularism. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तीन मेन प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है. डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे लोगों के लिए ही वर्क होगा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. सोशलिज्म जहाँ पे सोसाइटी में सारी इक्वल होंगे. सेक्युलरिज्म कोई भी रिलीजन ऑप्ट कर सकते हैं. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान का निर्माता बोला गया, जनक बोला गया है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट दैट ओनली अबाउट द वन पर्सन. ये सिर्फ वन पर्सन का फॉर्मेशन नहीं है. बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं और बहुत सारे मेंबर्स जो हैं उनका कंक्लूजन है. उन्होंने बहुत कंट्रीज़ में ट्रैवल करके उनके कॉन्स्टिट्यूशन को ऑब्जर्व करके तब हमारा फाइनल एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फॉर्म हुआ था. व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है. फर्स्ट पॉइंट, अ कॉन्स्टिट्यूशन lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक आइडियल होता है जो किसी भी कंट्री के लिए एक बेस होता है जहाँ पे सिटीजन उससे एस्पायर होते हैं और जीते हैं. इट टेल्स अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी. ये हमें सोसाइटी की फंडामेंटल नेचर के बारे में बताता है. थर्ड पॉइंट, इट हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल द पर्सन्स इन द कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न. और इसके अंदर जो रूल्स, इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो उनका ये है कि सारे पर्सन जो है पूरी कंट्री के वो एक पॉइंट पर जाके एग्री होता है. बिकॉज तभी तो गवर्नमेंट बनती है. जब मेजॉरिटी तभी होती है जब बहुत सारे पीपल्स एक बात पे एग्री होते हैं. सो तब जाके वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं जिससे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है में जो लिखे हुए रूल्स है वो गवर्नमेंट उसे फॉलो अप करता है. फोर्थ पॉइंट, दिस इंक्लूड्स अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियाज दैट ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड. इसके अंदर कुछ तरह की गवर्नमेंट जो है कुछ तरह का एग्रीमेंट होता है जहाँ पे जो सारे लोग हैं उनका ये मानना होता है कि कंट्री को इस तरह से वर्क करना चाहिए. फिफ्थ पॉइंट, वे नेपाल वॉज अ मोनार्की इट रिफ्लेक्टेड द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द किंग. जब नेपाल एक मोनार्की कंट्री था जहाँ पे किंग और क्वीन, जैसे जो मोनार्की होता है जहाँ पे किंग और क्वीन का रूल जाता था वहाँ पे किंग थे. उसके बाद जब उनका ट्रांजिशन हुआ नेपाल का डेमोक्रेसी कंट्री में, इट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग. उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उस अपनी कंट्री के लिए. In a democracy, leaders exercise their power responsibility on the behalf of the people. It defines country's political system. एक डेमोक्रेसी कंट्री में जो लीडर्स होते हैं लोगों के बिहाफ पे वर्क करते हैं. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है लोगों के बिहाफ पे होती है. बिकॉज एवरी वन कैन नॉट बी अ लीडर. सो उनके जो हम अपने गवर्नमेंट को बनाते हैं वो हमारे लीडर बनते हैं, वो हमारे बिहाफ पे वर्क करते हैं. इट डिफाइंस कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. ये किसी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है. Seventh point, in a democratic societies, the constitution lays down the rules that guard against the misuse of authority by our political leaders. डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ये भी देखता है, ये भी गार्ड करता है कि कोई अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ ना करे. बिकॉज जो भी पॉलिटिकल सिस्टम में होता है सबके पास पावर होती है बट दे कैन नॉट मिस यूज़ देयर पावर. इट लेज सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ये सबके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से कंट्री को गवर्न किया जाएगा और अपने पावर को लिमिट में रखना है. Next, eighth point, our constitution plays an important function in a democracy to ensure that a dominant group does not use its power against any person, group, organization, etc. एक constitution एक important role play करता है. ये भी इंश्योर करता है कोई भी डोमिनेंट मतलब होता है जो ज़्यादा मेजॉरिटी पॉइंट में है, जो ज़्यादा किसी पे अपना प्रभुत्व दिखाना उसे बोला जाता है, वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे किसी पर्सन, किसी ग्रुप या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे. 9 पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स ट्रेनी. ट्रेनी मतलब होता है अत्याचार. जैसे जो मेजॉरिटी होती है जो ज़्यादा नंबर्स में पीपल होते हैं, माइनॉरिटी जो कम में होते हैं पीपल, उन पे जो कहते हैं ट्रेनी
या डोमिनेशन दिखाना, वो चीज़ ना हो। 10th पॉइंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस एट्सेट्रा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी गारंटीज देता है कि हर एक पर्सन जो है उसे राइट टू इक्वालिटी मिले, एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, कोई भी सिटीजन डिस्क्रिमिनेटेड मतलब उसका भेदभाव ना हो रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस के बेसिस पे। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे इंडिया का जो संविधान है उसके क्या क्या की फीचर्स हैं। फर्स्ट इज फेडरलिज्म, सेकेंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, लास्ट इज सेक्युलरिज्म। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट है फेडरलिज्म। इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे एक से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में। दीज आर द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, ये स्टेट और सेंट्रल लेवल पे होता है। Citizens are governed by laws and policies made by each of these levels of the government. जो citizens होते हैं उन्हें जो भी गवर्नमेंट उन पर गवर्न करती है, हर एक लेवल होता है, जैसे यूनियन लेवल है जो हमारा सेंट्रल लेवल है, उसके बाद स्टेट लेवल, लोकल लेवल, ये अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे सेंट्रल लेवल हमारा जो पीएम है, स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे सीएम है, और लोकल गवर्नमेंट जो विलेजेस के अंदर होते हैं। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, मतलब कि हर एक पर्सन को राइट दिया जाएगा कि वो वोट दे सकता है जो भी 18 ईयर से अबव होता है। हर एक पर्सन को रिस्पेक्टिव देयर कास्ट, कलर, रिलीजन देखे बगैर वो हर एक पर्सन अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर हु मेक्स द लॉज, एग्जीक्यूटिव जो उन्हें एग्जीक्यूट करवाता है, जो उन्हें इम्प्लीमेंट करवाता है, वो होता है एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी वो सारे सेटल्स करते हैं डिस्प्यूट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, और ये श्योर करते हैं कि सारे इस चीज़ को ओबे करें। सो हर एक ऑर्गन, ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स of the state and which ensures the balance of power between all three। हर एक ऑर्गन जो होता है वो ये ध्यान रखता है कि प्रॉपर ये सारा वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक दूसरे पर पूरा बैलेंस बना के रखते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स रेफर टू कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मतलब सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, कि क्या गलत है और क्या सही है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे राइट्स देता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हमें गारंटी करता है कि जो भी राइट्स एक इंडिविजुअल को दिए जाते हैं वो उन्हें प्रॉपर दिए जाए। और ये 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड राइट टू फ्रीडम, राइट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू इक्वलिटी, हर एक पर्सन इक्वल है लॉ के सामने, एंड ऑल लॉ इज इक्वल फॉर ऑल द पीपल। राइट टू फ्रीडम, हर एक पर्सन को अपने आप को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर उनका शोषण होता है तो उसके अगेंस्ट भी वो जा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, की कोई सा भी धर्म वो मान सकते हैं, दे हैव द फ्रीडम टू ऑप्ट एनी रिलीजन। कल्चर एजुकेशनल राइट्स, कोई सी भी एजुकेशन वो गेट कर सकते हैं, नो वन कैन प्रेशराइज देम। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडी मतलब होता है कोई भी सॉल्यूशन, कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ के लिए भी राइट है हमारे पास। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं जो हमें फॉलोअप करनी होती हैं। इफ़ यू वांट टू डेवलप आवर कंट्री, इफ़ यू रिड्यूस द पॉवर्टी, तो हमें ये सारी जो अपने ड्यूटीज़, अपने पॉलिसीज़, इन सबको भी मानना होता है। नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म। अ सेक्युलर स्टेट इज़ वन in which the state does not officially promote any one religion as a state religion, जहाँ पे कोई भी स्टेट ऑफिशियली अपना रिलीजन प्रमोट नहीं कर सकता है। सारे पर्सन, जैसे हम झांकियाँ होती है, जागरण होते हैं, हम अपने रिलीजन को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बट हम किसी और रिलीजन के बारे में गलत नहीं बोल सकते हैं। सो एक सेकुलर स्टेट के अंदर कोई सा भी स्टेट जो है ऑफिशियल अपना रिलीजन प्रमोट नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियाज दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू अडहेयर। जो कॉन्स्टिट्यूशन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो आइडियाज देता है, जो रूल्स बनाता है, वो ये चाहता है कि सारे सिटीजन्स उसको अडहेयर करें, सपोर्ट करें, फॉलोअप करें, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव दैट वी इलेक्ट टू रूल अस, और वो भी पर्सन जो रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हम चूज़ करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे करके चेंज होता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न्स ऑफ प्रायोरिटी दैट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। जो भी फंडामेंटल चेंजेस आते हैं हमारी कंट्री के अंदर, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होते रहते हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, यूजुअली अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारे रूल्स होते हैं, जिसे कंट्री
एक सॉवरेन स्टेट को, एक फ्री स्टेट को गवर्न कर सकते हैं। कॉन्सेंस वो एग्रीमेंट जहाँ पे वो इशू जहाँ पे सारे पीपल एग्री होते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो सेट ऑफ राइट्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि हर एक पीपल को डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, ऑनर मिले, ताकि वो अपनी लाइफ आराम से जी पाए। इक्वालिटी जहाँ पे सारे पर्सन इक्वल होते हैं। मेजॉरिटी मैक्सिमम नंबर, माइनॉरिटी मिनिमम इन नंबर। फेडरलिज्म वेयर द गवर्नमेंट लेवल इज़ वन मोर देन वन, जहाँ पे जो लेवल होता है गवर्नमेंट का, जैसे हमने पढ़ा था यूनियन लेवल, स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल। तो ये जो लेवल्स होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा लेवल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है फेडरलिज्म। रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन जिसे हम इलेक्ट करते हैं जनरल इलेक्शन के थ्रू, जो हमारे बिहाफ पे हमारे जो लीडर होते हैं वो खड़े होते हैं, दैट इज़ नोन एज रिप्रेजेंटेटिव। सो थैंक यू वेरी मच।